राम राम जी सभी को। कैसे सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, सबसे पहले सभी को बधाई, क्योंकि हमारे चैनल पर JKY मंजीत शिवाल जो यूट्यूब चैनल है ये अब 1000 प्लस परिवार हो चुका है। तो 1000 सब्सक्राइब आपके सहयोग से, आपके प्यार से 1000 सब्सक्राइब जो हुए हैं, जल्दी हम लाइव क्लास जोड़ देंगे। और साथियों ध्यान रखें, लाइव क्लास का मैंने आपसे पिछली वीडियो में भी पूछा था और आज भी पूछ रहा हूँ कि अगर मॉर्निंग के अंदर वीडियो डाली जाए तो उसका टाइमिंग क्या होगा, और अगर शाम को इवनिंग में वीडियो डाली जाए तो टाइमिंग क्या होगा, और मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही वीडियो डाल दी जाए तो उनका टाइमिंग क्या होगा। तो साथियों टाइमिंग जरूर बता दें। और एक और बात आज साझा कर लेते क्वेश्चन करने से पहले, मैंने आपसे बार बार डिस्कस किया है, और किस बात को, ये दूसरी या तीसरी वीडियो है जिसमें मैं लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि भारत जो है ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है। साथियों सुरक्षा परिषद ये यूएनओ को लेकर मैंने एक वीडियो भी बना दी थी 3 दिन पहले। जो वीडियो आई थी वो यूएनओ को लेकर वीडियो आई थी, कंप्लीट वीडियो आप वहां देख सकते हैं। तो सुरक्षा परिषद जो है इसमें 15 सदस्य होते हैं। टोटल सदस्य कितने देश हैं? 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो साथियों मैंने उस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, और मैंने 1 साल पहले पढ़ाया, 2 साल पहले पढ़ाया, 2 महीने पहले पढ़ाया, तब भी इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले 2021 में भारत पूरी दावेदारी कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र इसका सुरक्षा परिषद का वो अस्थायी सदस्य में शामिल हो जाए। भारत 7वीं बार 1 जनवरी 2011 को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था, और अब भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बन चुका है। साथियों ये जो भारत है इसका कार्यकाल 2021 से शुरू होगा। 8वीं बार सुरक्षा परिषद का क्या बन चुका है? सदस्य बन चुका है, अस्थायी सदस्य। इससे पहले 7 बार बना था, अब 8वीं बार बन चुका है। साथियों कुल अगर सदस्य की बात करें तो सदस्य देश थे 192। इन 192 सदस्य ने, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भारत को 2/3 बहुमत चाहिए कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी बनने के लिए, और 192 का अगर 2/3 निकाले तो 128 जो हैं, 128 सदस्य जो हैं वो भारत के पक्ष में होने चाहिए थे। तो 192 में से भारत के पक्ष में जो रहे, भारत के पक्ष में वो 84 देश रहे थे। 184 देश भारत के पक्ष में थे कि भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश बन जाएगा। और साथियों भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश बन चुका है। कार्यकाल ध्यान रखेंगे, ये जनवरी 2021 से शुरू होगा, अब 2 साल के लिए कार्यकाल रहेगा। तो साथियों इससे आगे हम शुरू करते हैं। ये एक जगह पर मैंने ये क्वेश्चन उतार दिए हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे जाएंगे। आरआरबी जो एनटीपीसी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हरियाणा का कोई भी पेपर हो, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी पेपर हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे क्लर्क का हो, या फिर कांस्टेबल वाला हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साथियों शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, ये तो करंट की वैसे अपडेट बता दी आपको। अगला क्वेश्चन पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर गुजरती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी देशांतर गुजरती है? ऑप्शन दे रखे साथियों, 100 जो है अक्षांश, इसमें दे दिया देशांतर। दूसरा ऑप्शन दे दिया 100 देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये सारे डिग्री में है साथियों, 100 डिग्री। और चौथा ऑप्शन दे दिया 82 डिग्री देशांतर। तो साथियों क्या उत्तर रहेगा इसको? पहले तो ये समझ लें, जो देशांतर रेखाएं हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, वो कौन सी रेखाएं हैं जिन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है? तो साथियों देशांतर रेखा, जिस प्रकार ये पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब है, ये मार्टिन बेहम ने सर्वप्रथम बनाया था।
पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा जो है पूर्व से पश्चिम, इसे कहा जाता है 0 डिग्री की अक्षांश रेखाएं। और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं के पैरेलल समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, वो रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा ये एक आधी रेखा है, और ये अगर पूरा एक वृत्त चक्कर काट लेगी इस प्रकार से, इसके पीछे से घूम के ऐसे आ जाएगी, तो ये एक देशांतर रेखा कहलाएगी। ये 0 डिग्री की जो कौन सी रेखा है, ये देशांतर रेखा है। तो ध्यान रखेंगे, खड़ी जो लाइन है ये देशांतर रेखाएं हैं। इन देशांतर रेखाओं की संख्या अगर बात करें तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ग्लोब पर देशांतर रेखाएं जो हैं देशांतर, इन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो साथियों 360 देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो 180 अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन साथियों यूपीएससी वगैरह के पेपर में इसको 179 मान लिया जाता है, क्योंकि एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है और 2 अक्षांश रेखाएं वो है, एक तो ध्रुव जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों है, ये अक्षांश रेखाएं नहीं है, केवल बिंदु है, इसलिए पेपर में इसका उत्तर 179 भी आ चुका है। आप अधिकांश किताबों में केवल और केवल 180 पढ़ लेते हैं। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 380 डिग्री। ये जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा कहां से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर वाली रेखा की बात करते हैं। 0 डिग्री की जो ये देशांतर रेखा है, ये वाली रेखा है, ये देशांतर रेखा गुजरती है लंदन के अंदर ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच, इस ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच, जो ग्रीनविच है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वेधशाला है, इस लंदन में ग्रीनविच से गुजरती, जिसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा कहा जाता है। इस देशांतर रेखा से जब हम पूर्व पश्चिम की तरफ चलते हैं तो यहां आता है जिस महाद्वीप का जिक्र हम कर लेते हैं, उस महाद्वीप की यहां चर्चा हो जाती है। कोई बात नहीं, ये ऐसे रफली बना दिया। ये महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहां पर जो देश स्थित है उस देश का नाम है ऊपर कनाडा, और नीचे जो देश स्थित है इसे कहा जाता है यूएसए, और यूएसए के नीचे है मैक्सिको। और यहां से एक देशांत रेखा खींची गई है, जो देशांतर रेखा क्या है, इस यूएसए के बीचों बीच से गुजरती है, यूएसए के मध्य से गुजरती है। तो कौन सी देशांतर रेखा है साथियों, उस देशांतर रेखा का नाम है, यहां जो देशांतर रेखा है 100 डिग्री वाली देशांतर रेखा। अब आप खुद बता सकते हैं, 100 डिग्री दोनों ऑप्शन में दे रखा है, एक में कह दिया 100 डिग्री वेस्ट, एक में कह दिया 100 डिग्री ईस्ट। जो ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इससे ये बताइए 0 डिग्री की से इससे ये बताइए पूर्व की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ है, तो इसलिए साथियों इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि 100 डिग्री जो है वो पश्चिमी देशांतर रेखा है, वहां से किससे गुजरी हुई है, अमेरिका के बीचों बीच से गुजरी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा साथियों ऑप्शन ए, 100 वेस्ट देशांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा है, तो हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है मेडागास्कर, लक्षद्वीप, मालदीव और श्रीलंका। तो साथियों ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, कोई नहीं, एक बार बात कर लेते हैं। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर, हिंद महासागर जो है, इस हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप पूछा था, सबसे बड़ा द्वीप पूछा था। तो साथियों हिंद महासागर जो है, पहले तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, ऑप्शन दे रखे हैं मेडागास्कर, तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर भी हो जाएगा मेडागास्कर। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, तो साथियों उत्तर आ जाएगा हिंद महासागर। अब बात करते हैं हिंद महासागर जो है इसकी उत्पत्ति किस कारण से हुई थी, तो भारतीय प्लेट जो है, भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट, इस भारतीय प्लेट के उत्तर में विस्थापित होने से, उत्तर के अंदर विस्थापित होने से
भारतीय प्लेट के उत्तर में विस्थापित होने से जो जल राशि बनी थी उसी जल राशि को नाम दिया गया था हिंद महासागर। हिंद महासागर विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया था। तो हिंद महासागर का नाम हिंद देश के नाम पर रखा गया था, जो कि हिंदुस्तान है, भारत देश है, तो इसी के नाम से रखा गया, जिसे कहा गया था हिंद महासागर। एकमात्र है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा गया था। साथियों, जैसे आप भारत को यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत में आप इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पाकिस्तान देश है, यहाँ साथ लगता, इसके साथ ईरान देश है, फिर इराक देश है, यहाँ से आप कुछ देशों के नाम है जैसे यूएससी है, यूएई है, ओमान है, यमन है। उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप जो है, इस अफ्रीका महाद्वीप को इस प्रकार से देखा था, ये है अफ्रीका महाद्वीप। इसी अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो भी विशाल जलराशि भरी हुई है, उसी विशाल जलराशि को कहा गया था हिंद महासागर। इस हिंद महासागर की आकृति पूछी जाए तो साथियों देखो, यहां से लेकर और इस प्रकार से है, यानी एक बार यहां तक पानी, एक बार यहां तक, तो एम आकार के जैसी है। इंग्लिश में लेटर है ना एम, तो एम अक्षर जैसी इसकी आकृति बन रही है। साथियों, यहां पर जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है मेडागास्कर। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर। अब साथियों एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि मेडागास्कर और जो ये अफ्रीका की मुख्य अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इस अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच यहाँ पर कौन सी जल संधि स्थित है? यहाँ जल संधि कौन सी स्थित है? तो साथियों यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उस देश का नाम है मोजाम्बिक देश, और उसी देश के नाम से इस जल संधि का नाम दिया गया था मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि। तो साथियों मोजाम्बिक जल संधि किस किस के मध्य स्थित है? मोजाम्बिक जल संधि स्थित है मेडागास्कर और अफ्रीका की मुख्य भूमि। पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका की मुख्य भूमि को मेडागास्कर से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जल संधि हमेशा मुख्य भूमि के भाग को अलग करती है और जल वाले भाग को जोड़ने का काम करती है। तो उत्तर आ जाएगा इस क्वेश्चन का मेडागास्कर, जो वहां लिख दिया गया है। आगे बात करते हैं साथियों, और क्या हिंद महासागर के बारे में और भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हिंद महासागर में यहाँ भारत के द्वीप हैं अंडमान निकोबार, यहाँ श्रीलंका देश पड़ता है, यहाँ देश शुरू हो जाते हैं इंडोनेशिया। और साथियों इंडोनेशिया जो द्वीप है, इसमें दो बड़े द्वीप आते हैं, एक का नाम सुमात्रा है और एक का नाम साथियों जावा है। जावा और सुमात्रा के मध्य यहाँ पर एक गर्त पड़ता है, जो इस हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और उस गर्त का नाम है सुंडा गर्त। तो साथियों ये भी पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, आगे भी पेपर में पूछा जाएगा, चाहे आरआरबी वाले पेपर में पूछा जाए, चाहे एचएसएससी वाले पेपर में पूछा जाए, पेपर में जरूर आएगा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सुंडा गर्त है। विश्व का सबसे गहरा पूछेगा तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत है एक, ऑप्शन दे दी इसके बाद। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, 3 ही लाइन वर्ड लिख रखे क्वेश्चन के अंदर। तो और क्या है कि भारत है एक, यानी भारत है एक, भारत है एक। और साथियों इसके आगे लिख दिया कि भारत एक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का साझा है। दूसरा ऑप्शन दे दिया संघीय राज्यों का साझा है, राज्यों का संघीय राज्य है। चौथा ऑप्शन दे दिया राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जीकेवाई मंजीत सवाल टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्मेट में। क्वेश्चन दे रखा है कि भारत एक है, तो साथियों भारत क्या है? भारतीय संविधान का भाग है एक, भारतीय संविधान का भाग एक, और इस भाग में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 हैं। भारतीय संविधान का भाग एक है, इस भाग में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 है, और इसी भाग में अनुच्छेद 1 जो है, इस अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ है। इंडिया है क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। साथियों इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो राज्यों का संघ है भारत ही किस संविधान में संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 1 में। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ है। ध्यान रखना, फेडरेशन का मतलब भी राज्य होता है, सॉरी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी, और यूनियन का मतलब भी संघ है। और भारत के संदर्भ में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है वो कौन है? भारत है।
इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन का मतलब क्या है कि भारत जिन जिन इकाइयों से मिलकर बना है वो इकाई भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकती। भारत एनोसुर है, भारत को मिटाया नहीं जा सकता। और फेडरेशन का मतलब होता है जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 प्रांत है और फेडरेशन के तहत अमेरिका के प्रत्येक प्रांत का अपना खुद का भी एक संविधान है और अमेरिका का भी संविधान है। और उन प्रांतों को ये लगे कि उसे अमेरिका के साथ नहीं रहना तो अमेरिका से वो दूर भी हो सकते हैं, कोई भी प्रांत दूर जा सकता है। तो साथियों बात करते हैं इस राज्य के संघ में शामिल कौन कौन है। साथियों एक तो 28 राज्य शामिल हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज हैं वो शामिल हैं। और क्या है नंबर तीसरी बात, पहली बात तो 28 राज्य, दूसरी 8 केंद्र शासित प्रदेश और तीसरी बात जो है कि अर्जित किए जाने वाले राज्य हैं वो भारत के राज्यों के संघ में शामिल होंगे। अर्जित किए जाने वाले राज्य, अर्जित किए जाने वाले राज्य जो होंगे वो भी भारत का क्या होगा, अभिन्न अंग होगा, राज्यों के संघ में शामिल होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो राज्यों का संघ इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। पृथ्वी के कक्ष में कौन सा पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था। तो साथियों पृथ्वी के कक्ष में पहला कृत्रिम उपग्रह कौन भेजा गया था। पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह कौन सा भेजा गया था, ये क्वेश्चन है साथियों। तो पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, ऑप्शन है मरीनर, स्पुतनिक, हब्बल, अपोलो। तो साथियों उत्तर आ जाएगा स्पुतनिक। स्पुतनिक जो उपग्रह है ये पहला उपग्रह था जो पृथ्वी की कक्ष में भेजा गया था। तो किस देश के द्वारा भेजा गया था साथियों, 1957 के अंदर भेजा गया था। 1956 के अंदर रूस ने इसको क्या कर दिया था, भेजने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो सोवियत संघ जिसको आज रूस के नाम से जाना जाता है, सोवियत संघ या रसिया रूस के नाम से जानते हैं, इसने पहली बार भेजा था। अगला क्वेश्चन साथियों और जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, साथियों क्वेश्चन है आरबीआई के पूर्व गवर्नर और उनका नाम भी दे रखा है डॉक्टर रघुराम राजन। साथियों ईमानदारी से बताना आपको इस बारे में पता था। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन का विशेष स्नातक है, यानी इन्होंने स्नातक किस विषय में कर रखी है ये क्वेश्चन है। तो डॉक्टर रघुराम राजन स्नातक हैं, किस विषय में है। ऑप्शन दे दिया वाणिज्य यानी कॉमर्शियल या कॉमर्स, दूसरा ऑप्शन दे दिया इंजीनियरिंग, तीसरा ऑप्शन दे दिया अर्थशास्त्र और चौथा ऑप्शन दे दिया गणित। तो साथियों ये जो है इंजीनियरिंग जो है ये इसका क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और क्या साथियों इससे संबंधित बात क्या है, आरबीआई की स्थापना को लेकर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल साल था 1935 को। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर उस समय बनाया गया था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो बंबई के अंदर स्थापित कर दिया, बंबई में स्थापित कर दिया 1937 में इसका हेडक्वार्टर। साथियों पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना जो है ये किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी साथियों, समिति का नाम देखेंगे या उस कमीशन का नाम मिल जाता है जिसे कहा जाता है शाह आयोग भी कहा जाता है, इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है, शाह आयोग भी कहा जाता है, इसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। साथियों इसका एक और नाम मिल जाता है जिसे हिल्टन यंग भी कहा जाता है, इसके और ये नाम मिल जाते हैं पेपर में, ये दोनों तीनों नाम आ लिए, इसको हिल्टन यंग जो है, हिल्टन यंग भी इसका नाम मिल जाता है। और क्या नाम मिल जाते हैं साथ, और बस सारी इतनी बात है। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरबीआई जो है इसका पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन बना था। तो साथियों ओसबोर्न स्मिथ जो थे, ओसबोर्न
समित जो हैं ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो सीडी देशमुख जो हैं, सीडी देशमुख ये आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे। और अगर साथियों वर्तमान में पूछ लिया जाए तो शक्तिकांत दास जो है, शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई में 4 वर्तमान डिप्टी गवर्नर भी हैं। डिप्टी गवर्नर जो है वर्तमान में 4 है। उनके नाम भी याद रखना, एनएस विश्वनाथन भी है, बीपी कानूनगो है और एनके जैन है। और एक अभी बने थे 2019 के अंदर, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 4 इसके नाम आ जाएंगे डिप्टी गवर्नर में। और साथियों इससे संबंधित बात करते, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल। बस क्वेश्चन इतना ही है कि लोकसभा का कार्यकाल। उसके बाद ऑप्शन पढ़ता हूं मैं। लोकसभा का कार्यकाल, ऑप्शन पहला दे दिया आपातकाल की घोषणा के दौरान 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन दे दिया किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। तीसरा ऑप्शन दे दिया एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। चौथा ऑप्शन दे दिया आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कि लोकसभा जो है, इस लोकसभा का कार्यकाल तो वैसे देखा जाए लोकसभा, साथियों सबसे पहले तो यही बात कर लें, लोकसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 के अंदर है। लोकसभा जो है, इस लोकसभा का कार्यकाल जो है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा 5 साल से पहले भंग की जा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो, अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में क्या किया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। साथियों मैं बात करता हूं चौथी जो लोकसभा थी, इस चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे 1967 में। तो 5 साल के लिए अगर ये गठित हुई थी तो 1972 तक चलनी थी। लेकिन ये चौथी लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से 1 साल पहले भंग होगी, यानी 1971 में भंग होगी। अब 1971 के अंदर 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 5वीं जो लोकसभा है, उस 5वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 5वीं लोकसभा के अगर 1971 में चुनाव हुए तो 5 वर्ष बाद इसका टाइम कंप्लीट हो जाना था, यानी 1976 में इसका टाइम क्या हो जाना था, 5 वर्ष कंप्लीट होने थे। लेकिन 1976 में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था 1975 से, और भारत में उस समय अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ था तो ऐसी स्थिति के अंदर वो कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, 1977 तक बढ़ा दिया। उसके बाद पुनः 1 वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया था, लेकिन 2 ही महीने बढ़ा था, वो केवल 2 महीने बढ़ा था। फिर 2 महीने बाद सारी स्थिति ठीक हो गई थी। तो साथियों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है किस लोकसभा का कार्यकाल, और एकमात्र लोकसभा रही ऐसी कि किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए था, या किस लोकसभा का कार्यकाल 1 साल अतिरिक्त बढ़ा दिया गया था। साथियों 5वीं लोकसभा थी। 5वीं लोकसभा का कार्य 5 वर्ष ना होकर 6 वर्ष और कुछ महीने, 2 महीने के आसपास वो टेन्योर रहा था 5वीं लोकसभा का। तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा दिया और राष्ट्रीय आपात के अवधि खत्म भी होगी, मान लो राष्ट्रीय आपात खत्म हो गया, तो अधिकतम 6 महीने तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात खत्म होने के बाद, यानी राष्ट्रीय आपात अगर खत्म हो जाता है तो अधिकतम 6 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 6 महीने के लिए बरकरार रख सकते हैं। 6 महीने बाद चुनाव करवाए ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास, और उपन्यास का नाम दे दिया साथियों, उपन्यास का नाम दे दिया पिंजर। तो पिंजर किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है अशोक मेहता, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है अमृता प्रीतम, और चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम जो है ये है पिंजर उपन्यास की लेखक रही हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता। साथियों अब ये क्वेश्चन भी पेपर में आने लगे थे, हालांकि ये पेपर तो कई साल पहले हो चुका था। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता। उम्मीद है सभी को पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, संत कबीर, मोहम्मद इकबाल और MG जिन्ना, यानी मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन में केवल ये लिख रखा MA जिन्ना।
मोहम्मद अली जिन्ना इनका पूरा नाम था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों, भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो इस विस्फोट को साथियों ऑप्शन दे रखे हैं, नरोरा, कोटा, पोखरण और थुम्बा। साथियों इस क्वेश्चन का आपको पता ही होगा उत्तर क्या आएगा। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो साथियों किया था, इसका उत्तर आ जाएगा सी, पोखरण। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जो है, जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर में जगह का नाम है पोखरण। तो ये पोखरण इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पोखरण। साथियों 18 मई की तारीख ध्यान रखना, 1974 का साल था। इस 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जैसलमेर में पोखरण जो जगह है, इस पोखरण में भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया गया। इसके 24 वर्ष बाद, इसके 24 वर्ष के बाद तारीख याद करना, 11 मई और दूसरी तारीख 13 मई। 11 मई और 13 मई 1998 को क्या किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा, अटल जी के द्वारा दूसरा क्या कर दिया गया था, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया गया था, पोखरण के अंदर ही किया गया था। साथियों इस दूसरा किया गया था, इसको नाम भी दिया गया था, और जिसे नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया था शक्ति 98 जो है, इस दूसरे इसको नाम दिया गया था भूमिगत नाभिकीय विस्फोट को। सबसे पहले की अगर बात की जाए तो 1945 में अमेरिका ने किया था, जिसे हेडल के नाम से जाना जाता है। हाइट सैडल नाम होगा शायद, हाइट सैडल एक बार चेक करना। यूएसए के द्वारा 1945 के अंदर क्या था, ये पहला भूमिगत जिस प्रकार का ये परीक्षण किया गया था। साथियों अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। भारत में चाय और कॉफी दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। तो साथियों इसको ऑप्शन दे रखे हैं, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा वो कर्नाटक आ जाएगा। हालांकि भारत के अंदर अगर बात की जाए तो भारत में कॉफी जो है, ये कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर है, और भारत के अंदर अगर चाय की बात की जाए तो चाय असम में है। लेकिन अगर दोनों को और पूछ लिया जाए तो कर्नाटक राज्य है। विश्व के अंदर अगर कॉफी की बात की जाए तो ब्राजील देश है सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करने वाला। ब्राजील के अंदर कॉफी के बागों को कहा जाता फेजेंडा, ब्राजील के अंदर कॉफी के बागों को कहा जाता है फेजेंडा। और चाय जो है, इस चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश एक ही देश है, दुश्मन है, पूरी तरह बेकार देश है, नाम आ जाएगा चाइना। बाइकआउट करना साथियों, इसका जितना हो सके उतना इसको अवॉइड करो। चाइना से बनी हुई चीज़ों को आप कम से कम खरीदें, ना बराबर खरीदें, खरीदनी नहीं है ये मान लें। तो इस प्रकार से चाइना का हम बाइकआउट करेंगे। और किसी देश को अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देंगे तो उसकी सारे सैन्य शक्ति अपने आप कमज़ोर आ जाएगी। वो आज कितना ही दुनिया के अंदर दादा बनने की कोशिश कर रहा हो, अगर इकोनॉमिकली रूप से हम उसको डेड कर देंगे तो वो जीवन में कभी नहीं उभर पाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।